ई तो साला होना ही था। डायलॉग याद आ गया होगा। ये डायलॉग है गंगाजल मूवी का, बहुत फेमस डायलॉग। न जाने कितने मेम्स इस पे बन गए, कितनी परिस्थितियों को इस डायलॉग ने जता दिया, लोगों के मन के अंदर उस बात को प्रूव कर दिया कि भैया ये तो होना ही था। साथियों, ये जो व्यक्ति देख रहे हैं इनका नाम है अखिलेंद्र मिश्रा, और अखिलेंद्र मिश्रा जी ने जिस किरदार को निभाया था वो किरदार था गंगाजल मूवी के अंदर डीएसपी भूरेलाल का। डीएसपी भूरेलाल जो डायलॉग देखे गए, ये तो साला होना ही था, ये असल में आज रिप्रेजेंट पूरी दुनिया को कर रहा है। दुनिया को इस मायने में कर रहा है कि यूएस की एक्टिविटीज जिस तरह से एक्सपोज हो रही है, तो सब जो चीज समझ रहे थे, जो चीज जान रहे थे, वो तो यही बोल रहे भैया ये तो साला होना ही था। अब हो क्या गया है, सारी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक और आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ में हैं तो विदाउट एनी डिले ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी करें सब्सक्राइब, सो दैट आपको ये ऑन टाइम सारा कंटेंट मिलता रहे। चलिए फिर बिना कोई देरी के करते हैं शुरुआत। साथियों, डायलॉग क्यों और गंगाजल मूवी क्यों, गंगाजल मूवी के 3 किरदार आज मेरे साथ में आप जिएंगे, उन्हें समझेंगे, जानेंगे, और आज की इस जियोपॉलिटिकल डिस्कशन के अंदर आपको बहुत मजा आने वाला है। साथियों, यहां पे ये जो कीर स्टारमर को आप देख रहे हैं, ये हैं यूके के नए नए प्रधानमंत्री महोदय। ये कीर स्टारमर जो काम कर रहे हैं वो ये है कि साहब के पेपर गिर गए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के मीटिंग थी G7 की, कनाडा में मिल रहे थे, तो बिना कोई झिझक के एक बड़े भाई का सम्मान रखते हुए छोटा भाई झुका और पेपर उठा दिए। मुद्दा क्या बन गया सर, ये आप ग्लोबल लेवल पे जो डिप्लोमेसी को समझता है वो इन जेस्चर्स को मतलब गहराई से समझे तो एक तरह से पूरा देश जो है वो अमेरिका के आगे बॉ डाउन कर गया, झुक गया। यहां पर मायने तो इन चीजों के भी होते हैं कि हाथ पहले किसने बढ़ाया, हाथ ऊपर की तरफ किसका था, किसने एकदम पॉजिटिव या पावरफुल जेस्चर में हाथ मिलाया, किसकी आई साइट या आंख से आंख मिलाने का ढंग क्या था। बहुत सारे माइनर एनालिसिस होते हैं, लेकिन साहब इनको क्या पसंद है, इनको यही तो चाहिए, यही तो चस्का है कि दुनिया हमारी मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, नारा तो सर लगता है इन पे लागू हो गया। अब ये क्या थे, दोनों साथ साथ मिल रहे थे कहां, ये तो मैंने एग्जांपल की इमेज दिखाई है। मुलाकात ये कर रहे थे सर स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में साहब के क्या है, गोल्फ कोर्स हैं, बड़े बिजनेसमैन है, बहुत पैसे वाले हैं, तो वहां पे गए थे स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में गोल्फ वोल्फ खेल रहे थे, मस्त माहौल चल रहा था, कीर स्टारमर साथ थे, प्रेस मीडिया ऑब्वियसली बात आ ही जाती। आते आते इनको अचानक से सपना आया, यार कुछ तो गड़बड़ है, मतलब आज कुछ धमाका नहीं किया, आज कुछ मैंने क्रिएटिव नहीं किया इस दुनिया को, अब मेरे दुनिया में आज के दिन होने का मतलब क्या। अचानक से एक बात याद आई, यार रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ट्रंप तुम गोल्फ कैसे खेल सकते हो, तुम स्कॉटलैंड में मजे कैसे कर सकते हो। आज 50 दिन का टाइम दिया था, 50 दिन, इन 50 दिनों में सर हमने बोला था 100% टैरिफ लगा देंगे, आज तक कुछ बड़ा हो नहीं पाया। तो अगर 50 दिन पूरे हो गए फिर भी कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा सर, हमारी तो सर भद्द पिटेगी बहुत जबरदस्त, हमारी तो बात खराब हो जाएगी। जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा सोचा है वो खत्म हो जाएगा, और जो 24 घंटे में मैंने प्रॉमिस किया था कि राष्ट्रपति यदि मैं बन गया अमेरिका का, 24 घंटे में यूक्रेन रशिया वॉर रुकवा दूंगा, नहीं रुका तो सर यहां तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या बात बोली थी पहले कि 50 दिन में समझौता नहीं कर पाए तो बहुत कड़े टैरिफ लगाएंगे, सेकेंडरी टैरिफ्स की बात थी, 100% टैरिफ लगाने की बात ही बोल रहे थे। द हिंदू में न्यूज कवर हुई, तो साहब इनको मजा आया एक बात में, हाँ यार अब कुछ नया करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। उस तूफानी करने के चक्कर में डायलॉग कुछ और ही दे गए। कल डायलॉग क्या दे मारा कि 10 डेज और 100% टैरिफ, 10 दिन 50 दिन नहीं चलेंगे। अब सर यहां पे एक कहावत है ना कि मन के लड्डू फीके क्यों, और फीके भी तो थोड़े क्यों। भाई मन के लड्डू जब बन रहे हैं और गलती से फीके बन रहे हैं तो फीके बनाओ, तो थोड़े तो मत बनाओ कम से कम। तो साहब ये 10 दिन और 100%, साहब हंस रहे हैं यार, एक गजब, मतलब 50 दिन से उछल के तुम 10 दिन पे आ गए, तो 10 दिन में क्या ये करने वाले हैं, कौन सी तबाही इस दुनिया में मचेगी, क्या होगा रशिया के साथ में, समझ लीजिए मेरे दोस्तों। जैसे डोनाल्ड ट्रंप बनते अपना सेकंड टर्म ही लेते, सेकंड टर्म तो सर मैं तो उसको एक कैटेस्ट्रॉफिक कैटेगरी में डालूंगा, एक विनाशकारी, एक तबाही वाला ये दौर है। तबाही किसकी सर, तबाही दुनिया के अंदर तो मची हुई है, वो आप देख ही रहे हो, लेकिन यूएस में कम स्थितियां खराब नहीं है। जिस दिन ये बबल के ऊपर सर प्रेस हो गया, ये बबल ठीक से, ये जिस दिन ये फटेगा ना सर, आप देखिएगा पूरी दुनिया पे इसका इकोनॉमिक क्या इंपैक्ट आने वाला है, और जो देश जितना दूरी इससे बना करके चलेगा वो समझदार होगा। और इस कैटेगरी में एक नया देश का नाम अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइएगा, मेरे ख्याल के अंदर अगर क्लिक नहीं हुआ तो मैं बताता हूं सर, वो नाम है फ्रांस। फ्रांस दूरी बनाना शुरू कर चुका है, सारी बात करने वाला हूं, चलिए आगे सर। अब यहां पे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे लगने लगे।
अमेरिका को ग्रेट बनाने का मतलब सर तो अब तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो अब शक्तिमान की पोजीशन है, निर्णय लेने पड़ेंगे। तो क्या हुआ सर, इनके डिसीजन से अमेरिका के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बड़ी मतलब एक तरह से हलचल मची, आम जनता परेशान हुई, कुछ लोग जो कट्टर समर्थक थे वो समर्थन में आ गए। अब जब ये सोचे कि कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा, तो यहां गंगाजल मूवी का दूसरा किरदार सामने आता है मेरे दोस्तों। वो किरदार किसका है? वो किरदार है इंस्पेक्टर बच्चा यादव का। ये डायलॉग देखिए, सब पवित्र कर देंगे। बताइए, ये सब पवित्र करने वाली बात क्या अमेरिका लेके नहीं चल रहा? ये मुझे उस इतिहास की याद दिलाता है जब एक थ्योरी चला करती थी, व्हाइट मैन्स बर्डन, श्वेत जाति का भार। मतलब ब्रिटिशर्स ये बोलते थे कि जो हम गोरे लोग हैं, हम जो व्हाइट मैन हैं, इट इज आवर ड्यूटी, भगवान ने, गॉड ने हमें ये ड्यूटी दी है कि हम लोगों को सिविलाइज करें। और सिविलाइज करने के चक्कर में आपने पूरी दुनिया को गुलाम बना लिया। फिर आप बोलते थे जी कि महारानी की सल्तनत वो सल्तनत है जिसका सूरज कभी डूबता नहीं, कब्जा किए जाओ, आगे बढ़े जाओ, तो सल्तनत कभी सर उसका सूरज कभी डूब ही नहीं सकता। तो जो ये बात थी सब पवित्र कर देंगे इंस्पेक्टर बच्चा यादव वाली, वही कुछ सनक सी जो साहब में भी थी कि दुनिया में मैं सब शांति ला दूंगा, सब ठीक कर दूंगा, सब बढ़िया हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहीं पे इस व्यक्ति में एक दूसरा चरित्र, एक दोगला चरित्र भी था। वो चरित्र किसका था सब? वो था साधु बाबा का, साधु यादव का। यहां पर एक डायलॉग देखिए, ये याद आ रहा है सर? वो सीन कब का है? जब बच्चा यादव जाते हैं और वो कुछ सुन लेते हैं कि आखिर में हुआ क्या। तो पीछे से बात नेगेटिव हो रही थी, लेकिन मुंह पे क्या बोला गया? ले रख ले, चाहिए तो और बोल देना। मतलब दुनिया में आप प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए फंडिंग करते हो, कुछ शब्दों की सर मर्यादा है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है। जिस प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो शब्द मैं सीधे यूज नहीं कर सकता, लेकिन आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। दुनिया के अंदर आप पेट्रो डॉलर के थ्रू क्या क्या किया आपने मिडिल ईस्ट में, दुनिया को पता है। आपने डॉलर की सुप्रीमेसी के लिए लीबिया को, इराक को, ईरान को और बहुत सारे देशों में हलचल मचाई, नेगेटिविटी फैलाई। पहले आपने सपोर्ट के नाम पे आप एंट्री लेते हो और उसके बाद में पीछे से उसकी काट करते हो। तो सर यहां पे ये तीसरा चरित्र, मतलब पहला कौन देखा हमने? डीएसपी साहब को देख लिया, फिर इंस्पेक्टर साहब को देख लिया और अब ये देख लिया। तो कुल मिलाकर के यूएसए जो है, यूएसए यानी ट्रंप मिस्टर एक ऐसे चरित्र में जी रहे हैं जहां पे उनकी खुद की वास्तविक पर्सनालिटी घूम चुकी है। क्यों सर? क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका का रक्षा विभाग हथियार देने को तैयार नहीं था यूक्रेन को हथियार देने को तैयार नहीं था, इस कारण कि भाई हमारे अमेरिका के खुद के खजाने के हथियार कम पड़ रहे हैं। कल को कोई संकट होता है, हम कहां से फाइट करेंगे? सर स्पेशल राइट्स का यूज किया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हथियार इशू किए यूक्रेन के लिए। और यूक्रेन को हथियार इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि वो रूस से फाइट कर रहा है। रूस से फाइट वो इसलिए कर रहा है बिकॉज रशिया और उसके बीच की टसल ये है कि अमेरिका ये चाह रहा है कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाए। कहने का मतलब, आपने पहले वहां पे प्रॉब्लम का बीज बोया, अब जब प्रॉब्लम खड़ी हुई तो उसको हथियारों का नाम के ऊपर युद्ध फैला रहे हो और ड्रामा क्या करते हो? सब पवित्र कर देंगे जी, सब ठीक कर देंगे। तो ये दुनिया समझ रही है कि आप कर क्या रहे हो, अब होने क्या वाला है वो देखो। तो इनको क्या था ना, जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा वो थे ना, ऑब्सेस्ड थे कि यार नाटो की मजबूती, क्योंकि अमेरिका की मजबूती नाटो है मेरे दोस्तों, समझ लीजिएगा। तो जिस नाटो के लिए फाइट कर रहे हैं उस नाटो के ऊपर सर बोलते ना कि एक पहला हथौड़ा उस नाटो की मजबूती पे मारा था आपके पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा ने। क्या कहा था कि भैया जिस तरीके से आप हमारे एरिया से यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते हो, हम नहीं करने देंगे, रास्ता रोक देंगे। ये चेतावनी दी थी। अब चेतावनी क्यों दी थी ये समझिए दोस्तों। ये जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो ऑर्गेनाइजेशन में पोलैंड जो है वो यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करता है, क्लियर बात है। अब ये जो पोलैंड से बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो पोलैंड के इस हिस्से से ही यूक्रेन के अंदर नाटो की जो एक तरह से मिलिट्री सप्लाई है वो पूरी जाती है और यूक्रेन उसके पीछे फाइट कर पा रहा है। ये बोला भैया तुम नाटो का मेंबर में हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूं, लेकिन एक तो ये जो देश है ना जर्मनी और एक है यूनाइटेड स्टेट्स, ये सर सुमड़ी में गुमड़ी, मतलब अंदर की तरफ निर्णय करते हैं, हमें कुछ बताते नहीं। भैया हमें फ्री ट्रांजिट जोन जैसा मान लिया है कि यहां पे कोई सॉवरेनिटी नहीं है, यहां पे कोई सरकार ही नहीं है, आप अपने निर्णय ले रहे हो, हमारी टेरिटरी को यूज कर रहे हो, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि कल होने क्या वाला है, कहां पे क्या हो रहा है, हमें विश्वास में लिए बिना काम करते हो, इसलिए हम नाटो इस एक्शन लेंगे और इसका रास्ते को बंद करेंगे।
अब एक बात सोचिए, अमेरिका जिस चीज को लेकर के दिलो जान से लगा हुआ है और उसकी ताकत नाटो है, ये कंफर्म बात है, तो उसी के मेन टारगेट को ही टारगेट जब पोलैंड ने किया तो सर ये पहली चोट निश्चित रूप से सिद्ध हो जाती है। अब यहां क्या है, रोमानिया के अपने इशू हैं, हंगरी के अपने इशू हैं, और सबसे बड़ी बात फ्रांस ने बीते दिनों में दो ऐसे काम कर दिए हैं जिससे अमेरिका की टेंशन, नाटो की टेंशन, G7 की टेंशन अपने चरम पे जा चुकी है। हुआ क्या है, सारी बात करने वाला हूं। तो जब यह काम एंड्रेस डूडा ने किया, दूसरा तोहफा मिलता है इनको ऑस्ट्रेलिया से। एंथनी अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, ये साहब जाके मीटिंग कर रहे हैं चीन से, और चीन से कह रहे हैं कि भैया हमारे जो मसले हैं वो इतना ज्यादा सीरियस मत लो प्लीज, हमसे व्यापार संबंध स्थापित करने हैं आपको, और हम ट्रेड डील करेंगे, हम व्यापार बढ़ाएंगे, हम वीजा इशू करेंगे, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर काम करेंगे, बिजनेस करेंगे यार मिलकर के। तो बताइए अमेरिका के लिए चिंता की बात है कि नहीं? कहां पे इनको ये लग रहा है कि भाई ये विश्व विजेता बन रहे हैं, आप ही के साथ ही आपका कैंप छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो सर मुश्किल तो होगी ना। यहां पर सर एक बड़ा नाम जो है वो पुतिन साहब को तो आप जानते ही हैं, आप इनको भी परिचय लीजिए। ये है सर्गेई लैवरोव। सर्गेई लैवरोव कौन है? रशिया के विदेश मंत्री। और विदेश मंत्री होने के नाते मैं पर्सनली जितना मैं पढ़ पाया, समझ पाया, जितनी मेरी छोटी समझ है उसके आधार पे बोलता हूं कि मैं इनका विशेष सम्मान ज्यादा इसलिए करता हूं क्योंकि इनकी नीतियों ने न सिर्फ रशिया बल्कि आरआईसी पूरे ब्लॉक को मजबूत किया है। आरआईसी के साथ में ब्रिक्स को भी बहुत मजबूत करना चाहते हैं, और वही मजबूती जो ये दिख रही है ना सर, वही यूएसए का सबसे बड़ा डर है। उसी डर से बचने के लिए ये अनाप शनाप स्टेटमेंट, अनाप शनाप टैरिफ वॉर, दुनिया भर के तनाव। देखिए सर आगे क्या होता है। इसके साथ में सर्गेई लैवरोव मिले किससे? किम जोंग उन से। ये किम जोंग उन वो मिसाइल है जो अमेरिका के रडार पे कभी आई ही नहीं। मेरे ख्याल में एक लाइन काफी है इस व्यक्तित्व को परिचय कराने के लिए। अब इनकी आलोचना तो हर व्यक्ति की है, कमियां तो हर व्यक्ति की है, लेकिन अपने देश के लिए खड़ा होना और किसी दूसरे विदेशी ताकत के सामने नहीं झुकने का बहुत ही मजबूत, अच्छा, सरल एग्जाम्पल जो है वो किम जोंग उनका है, जो कि नॉर्थ कोरिया के शासक हैं। अब साहब ये मुलाकात कर रहे हैं चीन से भी, और चीन जो वो है, चीन तो ऐसा अमेरिका को दूसरा रशिया नजर आता है कि यार ये दोनों मिल रहे तो मैं जाऊंगा कहां। तो कुल मिलाकर के हर स्थिति के अंदर ये बैकफुट पे जाते रहे। रिसेंटली जो मैं बात कर रहा था कि दो पैरेलल बैक टू बैक झटके इमैनुअल मैक्रोन यानी फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से आते हैं। एक इन्होंने डायरेक्टली दे दिया और एक इनडायरेक्टली आता है। इन्होंने सर जो तोहफा पकड़ाया वो ये पकड़ाया डोनाल्ड ट्रंप को। पहला तो बोल दिया जी हम फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देंगे। वो फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता, सर बड़ा हिट था, बड़ा टेंशन थी। इस मुद्दे के ऊपर डिटेल कवरेज इस वीडियो में आप देख सकते हैं जो आपके सामने आई बटन में आपको दिख रहा है। दूसरा तो सर आज ही बोला, ये बोलते हैं कि जो अमेरिका के साथ में ईयू ने ट्रेड डील की है वो क्या हुआ है सर, आपने अपने किरदार को बेच दिया है, और ये यूरोप के इतिहास का काला दिन है। ये प्रधानमंत्री जो है फ्रांस के, वो प्रधानमंत्री मैं कंफर्म नहीं हूं, इन दोनों में से किसी एक व्यक्ति के मुंह से डायलॉग निकल गया। तो सर ये सरकार का ओपिनियन है या नहीं? अब जब फ्रांस जैसा देश जो कि नाटो का एक मजबूत मेंबर है, फ्रांस जैसा देश जो नाटो के 4th हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है, टॉप 5 निकालेंगे सर तो चौथे नंबर पे फ्रांस आता है जो नाटो के बजट में कंट्रीब्यूट करता है, पैसा खर्च करता है। वो ये कह रहा है कि पहली बात फिलिस्तीन को मान्यता दूंगा। फिलिस्तीन का मतलब इजराइल के खिलाफ, और इजराइल के खिलाफ होने का मतलब यूएसए के खिलाफ। तो तोहफा मिला या नहीं? दूसरी बार के अंदर जब आप ये बात कह जा रहे हो कि ईयू के इतिहास में काला दिन है, क्यों सर अमेरिका से ट्रेड डील किया तुमने, तो सीधी सीधी चुनौती है सर। तो फ्रांस अमेरिका के हाथ से निकल चुका, और ये कहानी जियोपॉलिटिक्स को बड़े मायने में चेंज करेगी, और हो सकता है फ्यूचर में हमें यहां पे रशिया और फ्रांस का भी कुछ कोलैबोरेशन दिखने लगे, बिकॉज जियोपॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड आई विश कि ऐसा हो जाए। आप क्या चाहते हैं? कमेंट बॉक्स ओपन है सर, बताइएगा। अब यहां पर उम्मीद की किरण कहां जाग रही थी? हिंदुस्तान में जाग रही थी, चीन में जाग रही थी। चीन में तो खैर विशेष थी नहीं, मतलब शायद मैं भावनाओं में बोल गया, चीन में तो कुछ था नहीं, लेकिन भारत में था। ऑपरेशन सिंदूर में जो भूमिका निभाई उसके बाद में तो सर मामला हो गया गड़बड़। भारत भी बैकफुट पे आने लगा, रशिया को ओपन फ्रंट सहयोग करने लगा, रशिया के लिए स्टेटमेंट क्लियर कर दिए गए। विक्रम मिश्री ने साफ कह दिया भैया हमें सलाह देने की जरूरत नहीं है, हम हमारे निर्णय खुद लेंगे। कुल मिलाकर के अमेरिका और भारत के बीच के रिलेशंस के अंदर जो हम दिल दे चुके सनम वाली बात आई थी कि भैया अब तो हम तुम्हारे तुम हमारे, दूरियां सर क्लियर कट दिख रही हैं। तो अकेला होता अमेरिका, और इनकी तो बात ही क्या कहें। लूला डे सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति, 79 ईयर्स की एज है,
और भाषण में दे बोल के बोल दिए कि भैया ये ग्रिंगो जो होगा, ग्रिंगो की बात नहीं सुनेंगे। ग्रिंगो में हर मेरे वीडियो में लगभग जहां लूला डिसिल्वा आते हैं और ट्रंप की चर्चा होती है, मैं ग्रिंगो वर्ड यूज कर लेता हूं। ग्रिंगो का मतलब होता है एक ऐसा श्वेत व्यक्ति जिसकी बुद्धि कम है, ए व्हाइट मैन विद अ लेस वाइज, बुद्धि ही नहीं है, और उसको शुद्ध भाषा में, कड़क भाषा में, हिंदुस्तान में कुछ और ही कहते हैं। तो ग्रिंगो वर्ड कह के बोला भैया थोड़ा दूरी बना के रखें। तो कहने का मतलब ये, और हां एक साहब अभी ये कैसे मिस कर सकते हैं, चीन ने सीधी बात बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट में सहयोग करने के बाद ईरान से कह दी, और जिस ईरान के पीछे नहा धो के अमेरिका पड़ा था। तो हर स्थिति के अंदर ये जो ढूंढ रहा है ना अमेरिका, उसको नजर आ रहा है कि यार ले दे करके मेरे लिए जो प्रॉब्लम रशिया बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेकिन जो ब्रिक्स के अदर ऑर्गेनाइजेशन, अदर कंट्रीज हैं रशिया के अलावा, वो ज्यादा मुझे टेंशन दे रहे हैं। और स्पेशली रशिया के साथ में चाइना, इंडिया और ब्राजील। ठीक है, ब्राजील को भी हटाओ तो रशिया और इंडिया, इनको दूर कैसे करें। ईरान भी प्रॉब्लम कर रहा है, चाइना प्रॉब्लम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के इनका तो हो गया टोटल फ्यूज। ठीक है, क्या लिखा यहां, टोटल फ्यूज हो गया है। तो ये गंगाजल मूवी असल के अंदर क्यों, आज दिन में थोड़ा समय मिल गया था, 10-20 क्लिप्स देखी थी, तो मुझे समझ आया कि यार कहीं ना कहीं ये किरदार के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, और वो किरदार यदि पकड़ लिए जाए तो चीजों को समझना और समझाना कितना आसान हो सकता है। तो कोशिश छोटी सी की है, आप यदि अप्रिशिएट कर देंगे सर, हौसला बढ़ जाएगा बच्चे का, कमेंट कर दीजिएगा। तो सर यहां क्या है, साहब होगा टोटली फ्यूज। समझ गए किरदार कौन है यहां पे, डोनाल्ड ट्रंप। टोटली फ्यूज हो गए किरदार की, जाए तो जाए कहां। तभी उठा करके मुंह उठा के सीधा बोल दिया भैया 10 डेज। क्यों? क्योंकि इनके दिन लद गए सर, जो यूनिपोलैरिटी वर्ल्ड की बनाना चाहते हैं, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को जिंदा करना चाहते हैं, जो इनका सपना है कि दुनिया में एक देश की राज चलेगा, यूनिपोलैरिटी होगी, द ग्रेट अमेरिका। तो अमेरिका ग्रेट होगा नहीं होगा, अमेरिका अलोन जरूर होगा, और वो स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका को ला चुके हैं बहुत हद तक। क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से बाकी ऑर्गेनाइजेशंस मजबूत हो रहे हैं, तो उनकी लीडरशिप के अंदर सामने खड़ा है रशिया। क्योंकि मल्टीपल पावर ब्लॉक्स जो होते हैं वो निश्चित रूप से लाभकारी होते हैं। एक सवाल का एक थोड़ा सा हम पॉइंट और समझ लेते हैं कि भाई आखिर में अगर अमेरिका की लीडरशिप हो तो प्रॉब्लम क्या है। देखिए, सिंगल लीडरशिप तो चाहे रशिया की हो, सिंगल लीडरशिप तो चाहे इंडिया की हो, चाहे तो चाइना की हो, चाहे तो अमेरिका, किसी भी देश की सिंगल लीडरशिप इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर द एंटायर सोसाइटी और द कम्युनिटी, ग्लोबल कम्युनिटी के लिए खतरनाक ही होगा। मार्केट के अंदर यार अगर सिर्फ एक दुकान के ऊपर आपकी निर्भरता है तो इसकी मोनोपोली क्रिएट होगी, कुछ भी करेगा। उसी मार्केट में जब 50 दुकानें होगी तो ग्राहक की हमेशा जीत होती है। मल्टीपल पावर ब्लॉक से क्या होता है, एक स्टेबिलिटी क्रिएट होती है। मल्टीपल पावर ब्लॉक में मोनोपोली खत्म होती है, और मल्टीपल पावर ब्लॉक यानी बहुध्रुवीय विश्व जब बनता है तो दुनिया में स्टेबिलिटी आती है, शांति आती है। और यही भारत की विदेश नीति की नींव है, जो सन 47 की आजादी से भारत के इस जिसको स्थिति है, या जो भारत की विदेश नीति का पिलर है, उसकी नींव में ये गुण पड़ चुके हैं। तो भारत के लिए तो बहुत अच्छा है कि यूनिपोलैरिटी कमजोर हो, यूनिपोलैरिटी खत्म हो। अमेरिका के लिए सर दुखदाई है ही। लीड कौन कर रहा है? लीड करने वाला है रशिया, और रशिया इसको आगे लेकर के जा रहा है। रशिया, भारत के और ब्राजील के ब्रिक्स के रिलेशंस बड़े मजबूत हैं। तो अब क्या कहानी है, यहां पर ये चीखे चिल्लाए कि भैया अब तो ये कंट्रोल के बाहर है, करूं तो करूं क्या। तो धमकी का एक सिर्फ जरिया है कि भैया सिर्फ 10 दिन, और विश्वास कीजिएगा ये 10 दिन की कहानी वैसी है कि 2022 में दुनिया तबाह हो जाएगी। 2000 होता ना, खबरें आती हैं कि उस दिन भूकंप आएगा, उस दिन ये हो जाएगा, दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। तो 10 दिन के बाद में फिर वीडियो बना रहे होंगे, और हम ये चैलेंज करते हैं कि कोई बड़ा एक्शन अगर यहां से हो जाए तो गारंटी है, क्योंकि ये क्या है सर, हाथी के दांत हैं, खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। तो हिंदुस्तान की सरकार, कोई भी सरकार सर अभी इसको सीरियसली ले नहीं रही, और रशिया इसको सीरियसली लेगा इसका तो कोई मायना है ही नहीं, बिकॉज इनकी पोजीशन बहुत अलग है। रही बात भारत के और रशिया के रिलेशन की, तो निवेदन मेरा रहेगा, जिस वीडियो को बहुत बहुत प्यार मिला आप सबकी तरफ से, प्लीज ये वीडियो देखिएगा एक बार। इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बहुत कुछ क्लियर किया है कि रिसेंटली भारत ने ऐसा क्या कर दिया, कमाल। देख लो सर इस वीडियो को एक बार जाके, जो आई बटन में आपको नजर आया है, बहुत बड़ा सपोर्ट किया है, जरूर देखिएगा। तो यहां पे सर एक बात को समझ लो कि अमेरिका के लिए नाटो और नाटो के लिए अमेरिका, अमेरिका इस बिलीव में है कि भाई नाटो की पावर से वो दुनिया को जीत सकता है, और नाटो के कुछ देशों को यह फील होता है कि भाई अमेरिका है तो सब कुछ है। ठीक है, जैसे जान है तो जहान है, तो अमेरिका है तो सब कुछ है। लेकिन सर जिस तरीके से पोलैंड, इसके साथ में हंगरी, इसके साथ में फ्रांस, ये जब देश अपनी अपनी स्थितियों में जा रहे हैं,
वो अब इस ग्रुप से थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई हम हमारे अपने किरदार में जिए। अब टर्की को देखिए ना सर, नाटो का मेंबर है और ब्रिक्स का मेंबर बनने की उसने बात कह दी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नजर में तो ये कुछ भी नहीं है, छुटका बच्चा, इसके साथ में क्या डील करना। 10% की धमकी फिर भी दे दी है कौन से ब्रिक्स नेशंस के लिए। तो कुल मिलाकर के नाटो का गिरता ग्राफ अमेरिका के लिए चिंता की बात होगी, क्योंकि ये अगर ग्राफ गिरेगा तो जो सबसे बड़ी चीज दुनिया में क्रिएट होगी वो होगी डॉलर की सुप्रीमेसी, धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जाएगी। क्योर जो मल्टीपल पावर ब्लॉक्स बनेंगे उनकी इंडिविजुअल करेंसीज डेवलप होंगी, वो करेंसीज में जब ट्रेड होगा तो निश्चित रूप से दुनिया के अंदर ये शांति अमन चैन कायम करेगा, जो अभी पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश साहब ने की है। भावनाओं में सर कुछ शब्द जबान तक आ जाते हैं पर मर्यादाएं इसको रोक देती हैं, करूं क्या। बात कर रहा था सर मैं खर्चे की, तो ये जो नाटो का टोटल खर्चा है उसमें अनडाउटली 66% खर्चा लेके अमेरिका बैठा है। अब अमेरिका को आप समझिए सर, ये लिबरलाइज इकोनॉमी है, ये बाजारवादी व्यवस्था है। बाजारवादी व्यवस्था खर्च नहीं करती, वो निवेश करती है, ध्यान रखिएगा सर। ये कोई कल्याणकारी राज्य नहीं है, ये कोई वेलफेयर स्टेट नहीं है, ये कोई सोशल स्टेट नहीं है जो जनता के लिए कुछ करेगा। नो सर नो, किसी कीमत पे नहीं। ये जब भी पैसा खर्च करेंगे, ये खर्च इनका है ही नहीं सर, ये इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर 66% ये इन्वेस्ट किया है तो इसका टारगेट क्या है कि रिवर्ट इसका कुछ मिले, इसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कुछ मिलना चाहिए। अब बिना रिटर्न मिले तो फिर व्यापार कैसा। तो उसी के साथ में सर इनके साथ ही फ्रांस है सर, 4.3% ये भी यहां डालता है, 64.7 अरब डॉलर खर्च करते हैं सर साल के। तो कुल मिलाकर के बड़ा बजट है। अब ये कमजोर पड़ेगा तो अमेरिका निश्चित रूप से खत्म है सर। बचेगा क्या आप मुझे बताइए। सारे साथी यदि धीरे धीरे निकले, क्योंकि यहां पे फ्रांस अगला सर, यहां पे आप देखिएगा कनाडा निकल करके आने वाला है। क्यों? पोलैंड ऑलरेडी जिस तरीके से बोला है तो पोलैंड कमजोर है, टर्की ब्रिक्स की तरफ झुक रहा है। इसके साथ में बचा क्या सर? कनाडा, इसलिए कि कनाडा को अगर 51वां राज्य बन जाओगे मेरे, ठीक है, आ जाओ हमारे साथ जुड़ जाओ, तो किसी देश की संप्रभुता को आप पैर की नोक पे रख के चलोगे फिर आपको कौन समझेगा सर। तो कुल मिलाकर के डाउनफॉल की तरफ तो चीजें हैं ही। शुरुआत करी है एंड्रेस डूडा ने। एंड्रेस डूडा के बाद में सर दुखी है ट्रंप। अब ट्रंप दुखी है, हुआ क्या था कुछ दिन पहले आपको पता हो तो ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब हुआ था। ये कौन लोग हैं जो सब पवित्र करना चाहते हैं, पवित्र करने के पीछे ले कुछ और ले पैसा देते हैं। तो ये ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब हुआ था मेरे दोस्तों। इस स्पाइडर्स वेब में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किए थे रशिया के अंदर, और रशिया के 40 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स यानी बम वर्षक विमानों को खुले के अंदर खड़े थे। इस तरह से इनको तबाह कर दिया था। 40 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर खराब हुए, तोड़ दिए गए, नष्ट कर दिए गए। संधि है दोनों देशों में, रशिया में और अमेरिका में, कि भाई आप अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ओपन में रखेंगे, खुले में रखेंगे, जिससे सैटेलाइट दोनों देशों के देख सकें कि भी कहां पोजीशन है, क्योंकि ये खतरे को कम करने का था। लेकिन नुकसान दिया गया इस तरीके से, इंटरनल पार्ट में जाकर के बहुत दूर दूर तक, लगभग 5-5 हजार किलोमीटर बॉर्डर से अंदर जाकर अटैक कर दिया। अटैक किया तो सर हुआ क्या, एक कहावत है कि बंदर को जब हल्दी की गांठ मिलती है ना सर, वो खुद को पंसारी समझता है, उसको लगता है मैं ही पंसारी हो गया। तो एक अटैक करके, एक छोटी सी एज लेकर के इनको लगा जी हम तो सर्वे सर्वा हो गए। लेकिन उसके बाद में जो अटैक रशिया की तरफ से हुए सर, हालत खराब हो गई। उसको कंट्रोल करने के क्रम में सर स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया, जो बैंकिंग सिस्टम है रशिया ने अपना डेवलप कर लिया। ऑयल मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश की, फिर वो 18th पैकेज आप देखिए ईयू का भी रिसेंटली लगाया, लेकिन इंडिया और चाइना ने बैकएंड पे बढ़िया सपोर्ट दिया, सारा काम ठीक चला। उसके साथ में डॉलर की सुप्रीमेसी, कहा कि भैया डॉलर का जो पेमेंट्स है वो होल्ड किए गए। कुल मिलाकर के तो रशिया ने हर एंगल पे इनको चैलेंज दिया है, और रशिया इनके कंट्रोल में किसी कीमत पे हो भी नहीं सकता, ना हो पाएगा, गारंटी इस बात की। तो कुल मिलाकर के अब बारी इस चीज की है जिसके ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं, वो ये है कि रशिया के इस पोजीशन में यदि कुछ एक्टिविटी, क्योंकि ये सेकेंडरी टैरिफ्स हैं, सेकेंडरी टैरिफ्स का प्रभाव तो हमारे देश पे भी आएगा, चाइना पे भी आएगा। जब इन देशों पे प्रभाव आए तो नैतिकता हमारे देश की बननी चाहिए कि किसी भी स्थिति में झुकना नहीं सर। वो बात होगी झुकेगा नहीं साला। कारण क्या है? क्योंकि जिस देश के साथ में आप खड़े हो, रशिया जो आपका सपोर्टर है, और यहां पे सर हमें ना धन्यवाद, बिना सारी पार्टियों को छोड़ो सर, देश फर्स्ट होता है ना, है ना सर। अटल जी क्या बोले थे, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी। तो कुल मिलाकर के देश रहना चाहिए, देश प्रथम है। इस देश के लिए पार्टी लाइन से हटके जरा सोचा जाए तो भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहिए हम सबको, कि उन्होंने जो 71 में जो स्ट्रैटेजिक
एक प्लानिंग की, जो समझौता अमेरिका जो रशिया के साथ में किया, उस समझौते की ने एक हमें स्थायी मित्र कानूनी ठप्पा लगा के प्रदान किया। भले ही बाद में चीजों की आलोचना हुई होगी, अगली गवर्नमेंट आई तो उसके बाद में उन्होंने रियल नाम का कॉन्सेप्ट दिया, वो सारी बातें खैर डीप डिस्कशन की हम नहीं करेंगे, लेकिन उस समय से रशिया और भारत की बॉन्डिंग ऐसे हो गई जैसे जैसे नोटरी से अटेस्टेड कोई डॉक्यूमेंट होता ना सर, वो यहां पे हुआ था। तो वी मस्ट बी थैंकफुल फॉर हर। और अगर इंदिरा गांधी जी के बारे में कुछ और बेहतर कुछ 4-5 बातें हमने डिस्कस की हैं कि उनकी क्या सकारात्मकता थी, क्या कमियां थी, इंदिरा गांधी का वास्तविक व्यक्तित्व क्या था, क्या वो तानाशाह थी, ये वीडियो आपका वेलकम कर रहा है। ये वीडियो जब कंप्लीट हो जाए तो जरूर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको देख के चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो ड्यूटी अब है कि सर इन देशों के बीच में रिलेशंस ठीक हो, ब्रिक्स मजबूत हो। अगर ब्रिक्स मजबूत हो गया तो अमेरिका की तानाशाही खत्म, और इसके प्रभाव बहुत सारे पड़ने वाले हैं। यहां पे हर देश जो कि विकासशील अवस्था में है, हर वो देश जो ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, वैश्विक दक्षिण का पार्ट है, जो स्ट्रगल कर रहा है अपनी उस स्थिति को पाने के लिए, वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी मिलिट्री कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए, सबको सहयोग समर्थन मिलेगा, क्योंकि ब्रिक्स के साथ में जुड़ती हुई जनता, जनता का मतलब देश मजबूत कर रहे हैं। और इसके अंदर अब धर्म, जो नैतिक धर्म बनता है वो इन सदस्य देशों का बनता है कि रशिया के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें। अब यहां पे कुछ महापुरुष जो है ना वो टपकेंगे इसमें, कमेंट कर दे मुझे यार, वास्तव में बताया मेरी सोच बदली कुछ चीजों ने, मेरी बात पे गौर फरमाइएगा सर। जब हम ना किसी को सुनते थे तो जनरली हमारा भी ओपिनियन बनता था कि यार हो सकता है यार ये तो बिका हुआ है, इसको तो पैसे दे दिए। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास में कौन, यार मुझे कौन जान रहा है यार, बहुत छोटा आदमी हूं, मुझे कौन पैसे देगा, मुझे कौन बोलेगा ये सब बोलने के पैसे। लोग कहते हैं तुमने रशिया से पैसे खा लिए। मैं कांग्रेस की खिलाफत कर दूं तो बोलते ये तो आरएसएस का दलाल है, इसने बीजेपी से पैसे खा लिए। बीजेपी के खिलाफ बोल दूं, अरे ये तो कांग्रेस का दलाल है, इसने तो कांग्रेस से पैसे खा लिए। भाई इतने पैसे नहीं, मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए जो श्री जी की कृपा से, मेरे ठाकुर की कृपा से मुझे शुद्ध उपलब्ध है। मेरे मां बाप का इतना आशीर्वाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भाई तो तुमसे हाथ जोड़ता हूं, अपने दिमाग को खोलो, क्योंकि इसीलिए लाइन जो मेरी चैनल के ऊपर पढ़ना सर, ऊपर हमें एक लाइन लिखी है कि सच बड़ा कड़वा होता है। सच कड़वा नहीं, बड़ा मीठा होता है, क्योंकि ये सच जो होता है ना दिल का विषय होता, दिमाग का नहीं होता। सच को समझो। तो माफ करना, थोड़ा 2 मिनट आपके ज्यादा ले लिए। अब यहां पे जरूरत क्या है सर, हमें जरूरत है मजबूती के साथ में इस ब्रिक्स को खड़े होने की। और ब्रिक्स की सर बेस में तो मानना पड़ेगा ना सर कि नेता तो कोई होगा, नेता यहां पे रशिया है, रशिया की लीडरशिप में आगे बढ़े। लुला डी सिल्वा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मजबूती से खड़े हैं, कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और यहां पे मोदी जी ने जो अभी चेंज किया है अपना फॉर्मेट, वो फॉर्मेट सर और मजबूती से बदल जाए सर और मजा आ जाएगा। निश्चित रूप से परिवर्तन चीजों में आए हैं, पॉलिसीज, क्योंकि सर अब दूध का जला है सर, छाछ भी फूक फूक के पिएगा, काम जारी है, कुछ बेहतर होगा, निश्चित होगा। भारत और रूस की दोस्ती भारत के हित में है, भारत और रूस की दोस्ती इस पूरे एरिया के हित में है, और भारत और रूस की दोस्ती देश की आम जनता के हित में है। क्योंकि सर जो बाजारवादी होगा वो बाजार ढूंढेगा, उसको आपके लाभ हानि का सर फर्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए मार्केट एक मार्केट है। आपने कभी सुना हो ना, बड़ा जोश के अंदर बोलते एफडीआई आया है, थोड़ा टेक्निकली कभी किसी से पूछिएगा और समझिएगा सर, एफडीआई के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई का रेशो कितना है, शेयर मार्केट में वो पैसा पड़ा है, जिस दिन वो पैसा बाहर निकलेगा उस दिन देश की इकोनॉमी कहां जाएगी, थोड़ा सोचिएगा समझिएगा के बाद में जजमेंट कीजिएगा। तो किसी देश के पीछे इतना पागल होना कि भाई वहां से हो गया अमेरिका, द ग्रेट अमेरिका, वहां के हाल बेहाल हैं बड़े, पूछो जो वहां रह रहे हैं, पूछो जो वहां स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए भारत की नैतिकता और भारत की वास्तविकता, भारत की उन्नति उत्थान इसी बात में निश्चित है कि भारत रशिया के साथ में खड़ा हो जाए। मेरे वाक्यों में अतिशोक्ति लगी हो तो माफी चाहता हूं, लेकिन ये सच है मेरी नजर से। आपकी नजर क्या कहती है? कमेंट बॉक्स सर मेरे दोस्तों वेट कर रहा है। तो 10 दिन के बाद में कुछ विशेष होना नहीं है, और जो हुआ है उसके लिए एक ही बात बोलेंगे, ये तो सलाह होना ही था। साथियों फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में आपसे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, सी यू सून अगेन, बाय बाय।